नमस्कार दोस्तों। आज की रियल स्टोरी से पहले मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक घर की। हर घर की तरह इस घर में भी माँ बाप थे, बच्चे थे और बच्चों के भी बच्चे थे। सुख सुविधा, ऐशो आराम, प्यार और इज्जत जैसे इस परिवार के हर सदस्य का गहना थी। सब लोग सर्दियों में एक साथ हाथ सेकते, घर के बरामदे में बैठकर हंसी ठट्टे लगते, गपशप होती, चाय पकौड़े की महफिल सजती। फिर एक दिन क्या हुआ, घर के एक नटखट शैतान बच्चे ने ये कहा कि आज से वो आग से हाथ सेकने अपने कमरे से बाहर नहीं आएगा। और फिर काफी बहस के बाद ये तय किया गया कि अब सब लोग अपने अपने कमरे में ही हाथ सेकेंगे। आग सेकने के लिए लकड़ियां लाई गई और सबने आपस में लकड़ियां बांट ली। लेकिन सभी लकड़ियां बराबर नहीं थी, कोई बड़ी थी, कोई छोटी थी। घर के शैतान बच्चे को छोटी लकड़ी मिली। उसे ठेस पहुंची, उसे गुस्सा आया और वो गुस्सा बढ़ता गया। रात में सबके सो जाने के बाद उस छोटे बच्चे ने अपने हिस्से की लकड़ी पर आग लगाई और सारा घर जला दिया। घर के अंदर उस बच्चे का परिवार एक ही दिन में खत्म हो गया। लेकिन घर में लगी आग ने घर वालों को नहीं मारा, बल्कि बच्चे के अंदर चल रही नफरत, ईर्ष्या, लालच और हवस ने मारा। वो बच्चा बाहर खड़ा खड़ा हंसता रहा। उस खूबसूरत घर के बरामदे में उस दिन उस घर के सभी लोग मौजूद थे, बस एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि लाशें बोला नहीं करती। मैंने जो आपको अभी कहानी सुनाई वो आज की कहानी का संक्षिप्त उदाहरण है। इंसान की इच्छाएं और जलन की भावना उसे क्या करने पर मजबूर कर दें, ये कोई नहीं जानता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस घर में कभी रंगों की होली होती थी, आज वहां खून की होली खेली गई। जिस घर में दिवाली की रोशनी होती थी, आज वहां अमावस्या का अंधेरा पसर गया। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने पैसा, और फिर पैसे ने इंसान को शैतान बनाया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियां सुनाया करता हूँ। जायदाद और अरबों रुपए के दाग को लपेटे हुए आज की ये कहानी है पुनिया मर्डर केस की। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं रेलूराम पुनिया। रेलूराम जी ने अपने काम की शुरुआत बतौर ट्रक क्लीनर की थी। बताया जाता है पढ़ाई में कमजोर पर दिमाग से बहुत तेज थे। रेलूराम ने ट्रक क्लीनिंग का काम करते करते काले तेल के धंधे में अपने हाथ आजमाए और उसके बाद भ्रष्टाचारी, दबंगाई और लालच की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते रेलूराम ने कुछ ही वक्त में अरबों की संपत्ति बना ली। दिल्ली के पास हिसार में कहते हैं रेलूराम के पास बेहिसाब जमीन, कई फैक्ट्रियां, दिल्ली में कई फ्लैट्स, फरीदाबाद में जमीन और कई एकड़ की प्रॉपर्टी थी। कुल मिलाकर ये बताया जाता है कि उनकी जायदाद अरबों में थी। जो कभी ट्रक साफ करता था वो आज एक चार्टर्ड प्लेन लेने की हैसियत रखता था। रेलूराम का घर था हिसार में, जो काफी मशहूर था। लोगों की जुबान पर उस घर की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। अमीरी और अय्याशी कुछ ऐसी थी कि बताया जाता है कि उस घर में गाड़ी सेकंड फ्लोर तक जाती थी और बेडरूम के गेट के बाहर रुकती थी। ये बात कोई आज के जमाने की नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2001 की। आज के ज़माने में भी इस तरह के घर की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तो सोचिए कि किस हिसाब का रुतबा और किस हिसाब का पैसा कमाया होगा रेलूराम ने। जब हमारे देश में किसी के पास इतना पैसा आ जाता है तो वो उस पैसे को बढ़ाने के लिए या तो बॉलीवुड में जाता है या राजनीति में। किसी को ताज्जुब नहीं हुआ जब 44 साल के रेलूराम ने 1996 में पॉलिटिक्स के जंगल में कदम रखा। रेलूराम ने हरियाणा के बरावल जिले से इलेक्शन लड़ा और एमएलए चुने गए। इलेक्शन जीतने में मुश्किल होने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि राजनीति में जब जिसकी जेब जितनी गहरी और लंबी होती है, उसका पॉलिटिकल करियर उतना ही लंबा और गहरा होता है।
पैसे के साथ साथ पावर भी आ चुकी थी और रेलू राम का परिवार शान और शौकत की मिसाल बन चुका था। भरा पूरा परिवार जिसमें रेलू राम की पत्नी कृष्णा पुनिया और 3 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा सुनील पुनिया और 2 छोटी बेटी सोनिया और प्रियंका थे। रहीसी में डूबे होने के बावजूद जमीन से जुड़े रहना इस परिवार की खासियत थी। आसपास के गांव और जरूरतमंदों को रेलूराम पैसे की मदद पहुंचाया करते थे। इस वजह से वे लोगों के बीच बहुत चर्चित थे और सम्मानित भी। जिंदगी में वक्त के साथ साथ बदलना और आगे बढ़ना रेलूराम का सिद्धांत था और यही सीख उन्होंने अपने तीनों बच्चों को भी दी। सोनिया का स्वभाव रेलूराम के तीनों बच्चों से बहुत अलग था। बचपन से ही वो किसी चीज के पीछे पड़ जाती तो उसे लेकर ही मानती। माता पिता इसे बचपन का लड़कपन समझकर नजरअंदाज करते थे। सोनिया की इस एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उसे ताइक्वांडो खेलने के लिए कहा गया। समय बीतता रहा, बच्चे अब बड़े हो गए, सुनील की शादी हो गई और सोनिया का भी स्कूल कंप्लीट हो गया, लेकिन ताइक्वांडो अभी खत्म नहीं हुआ था। सोनिया ने अपने पिता से जिद की कि वो अभी और ताइक्वांडो खेलना चाहती है, अभी और आगे बढ़ना चाहती है। पिता के मना करने के बावजूद सोनिया अपनी जिद पर अड़ी रही और बेटी की जिद के आगे रेलूराम पुनिया जी ने हार मान ली और सोनिया को दिल्ली भेजने के लिए राजी हो गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप जीतने के बाद स्टेट लेवल चैंपियनशिप की तैयारी करने के लिए सोनिया दिल्ली आ गई। जिंदगी में कोई अजनबी दिल पर आकर कब दस्तक दे दे ये पता नहीं चलता। सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में सोनिया की मुलाकात हुई संजीव से। संजीव भी सोनिया की तरह ताइक्वांडो ही खेलता था। टूर्नामेंट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार गहराता गया। बताया जाता है संजीव ने अपने शब्दों में कहा है कि उसे सोनिया की आंखों में प्यार के साथ साथ जुनून भी नजर आता था और वो जुनून कभी कभी संजीव को डरा देता था। प्यार को मंजिल तराशने में देर नहीं लगी और जल्द ही सोनिया और संजीव ने शादी का फैसला कर लिया। एक दिन संजीव रेलूराम जी से मिलने उनके घर आया। जब रेलूराम जी ने संजीव को पहली बार देखा होगा तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके परिवार पर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। रेलूराम जी और उनके परिवार ने संजीव और सोनिया का रिश्ता ठुकरा दिया। संजीव के साधारण तबके के परिवार और रेलूराम जी की शाही परिवार के बीच में कोई बराबरी हो ही नहीं सकती थी। सोनिया के भाई सुनील ने भी इस रिश्ते से नाखुशी जताई। संजीव और सोनिया को अलग करने की कई कोशिशें भी हुई, फिर भी सोनिया का जुनून और प्यार हर कोशिश को रौंदता हुआ आगे निकल गया। हर बार की तरह फिर से वही हुआ। अंत में सोनिया ने अपनी बात मनवा ही ली। पुनिया परिवार को इस शादी के लिए तैयार होना पड़ा। धूम धड़ाके गाजे बाजे के साथ ये शादी हो की गई। रेलूराम जी ने संजीव को शादी के तोहफों से इतना अमीर तो बना दिया था कि उनकी बेटी को अपने ससुराल में किसी चीज की कमी ना रहे। 2001 आते आते रेलूराम जी ने अपने 2 बच्चों की शादी कर दी, यानी सुनील और सोनिया की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी प्रियंका उस समय 16 साल की थी और हॉस्टल में पढ़ रही थी। बच्चों के भी अब बच्चे हो गए थे, यानी सुनील के 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। एक बेटा 4 साल का था, एक बेटी 2 साल की और तीसरी बेटी 3 महीने की। वहीं सोनिया को भी एक बेटा हुआ। ऊपर वाले की बहुत दया दृष्टि थी रेलूराम जी के पुनिया परिवार पे। खुशी से झूम उठता था लिटानी का वो फार्म हाउस जहां पर गाड़ी 2nd फ्लोर तक जाती थी। लोग नजर उतारा करते थे इस परिवार की, लेकिन अब नजर लगने वाली थी। रेलूराम पुनिया और उनके परिवार के ऊपर अमावस्या के काले बादल आने वाले थे। सोनिया और संजीव के बीच पैसों को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सोनिया आए दिन माँ बाप के घर चली आती, संजीव भी उसके साथ वहीं आ जाता। पिता रेलूराम के यहाँ तमाम ऐशो आराम थे, नौकर चाकर थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। सोनिया का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था और ये बात सुनील को खटकने लगी। सुनील का स्वभाव भी थोड़े गुस्से वाला था। मजाक मजाक में बोली हुई कुछ बातें सोनिया के मन को ठेस पहुंचा जाती थी।
पैसे की तंगी को दूर करने के लिए संजीव ने एक बिजनेस खोलने का सोचा और बिजनेस के लिए ज़रूरी शुरुआती रकम का इंतज़ाम करना संजीव के लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये शुरुआती रकम थी भी बहुत ज़्यादा। सोनिया पुनिया ने अपने पिता से बात की। 2300 एकड़ की संपत्ति थी रेलूराम पुनिया की, जिसमें से सोनिया सिर्फ 50 एकड़ ज़मीन मांग रही थी। सोनिया का ये मानना था कि इस ज़मीन को बेचकर जो पैसा मिलता, उस पैसे से संजीव का बिजनेस पलक झपकते ही जम जाता। और अब बात बिगड़ने वाली थी, क्योंकि सुनील ने प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने से एकदम मना कर दिया। सुनील ने समझाया कि यह ज़मीन किसी भी कीमत पर बेचनी नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले सोनिया को एक मोटी रकम देने की बात सामने रखी। शायद परिवार में से किसी को मालूम नहीं था कि सोनिया पहले से ही हीन भावना से ग्रस्त। सोनिया को लगता था कि शादी के बाद से ही सोनिया के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और सुनील की ये बात सुनकर उसका खून और ज़्यादा खौल गया। एक बेटी ने अपने पिता की सागर जैसी संपत्ति में से एक कतरा भर ज़मीन मांगी थी और उसे मना कर दिया गया। और मना करने वाला और कोई नहीं, उसका भाई और उसका परिवार ही था। उस दिन घर में एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ और देखते ही देखते ये झगड़ा बड़ा होता गया और अंत में सोनिया और संजीव को रेलूराम जी की चौखट से खाली हाथ लौटना पड़ा। सोनिया की वॉलेंट स्ट्रीट अब उसे कह रही थी कि अब उसे अपने परिवार से बदला लेना है, उसे अपने परिवार से बदला चाहिए। और इस वक्त सोनिया के मन में जन्म लिया एक भयानक प्लान ने, जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इंसान के जुनून और बदला लेने की भावना से खुद का विनाश और बर्बादी की ओर कैसे धकेल देती है, अब सुनिए। 24 अगस्त 2001 की सुबह रेलूराम पुनिया के लिटानी वाले फार्म हाउस पर परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। रेलूराम जी और उनकी पत्नी अपने कमरे में, बेटे सुनील और उसकी पत्नी और उसके तीनों बच्चे, 4 साल का बेटा, 2 साल की बेटी और 3 महीने की बेटी अपने कमरे में थे। छोटी बेटी प्रियंका अपने कमरे में मौजूद थी और सोनिया ड्राइंग रूम में मौजूद थी। पर उनके साथ वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने खाकी रंग की वर्दी पहन रखी थी। ये लोग थे हरियाणा पुलिस के स्पेशल टीम, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खून से सनी पुनिया परिवार की लाशें कैसे उठाएं, किससे शुरुआत करें, पहले बच्चों की लाशें उठाएं या बड़ों की, विधायक रेलूराम पुनिया की लाश उठाएं या उनके 3 महीने की पोती की। पुनिया परिवार के सभी सदस्यों के सर फटे हुए थे। खून में रंगा हुआ था लिटानी का वो पूरा फार्म हाउस। कमरे में रखे बच्चों के खिलौनों पर उन्हीं के खून के छींटे सूख रहे थे। वो बड़ा सा घर शमशान बन चुका था। पुलिस ने गौर से एक एक फैमिली मेंबर को चेक किया और पाया कि सोनिया पुनिया जो ड्राइंग रूम में है, जिसके सर पर गहरी चोट आई है, वो अभी जिंदा है। अभी उसमें कुछ जान बाकी है और कुछ सांसें भी, जिन सांसों में वो ये बता सकती है कि आखिर ये किसने किया और क्यों, क्या वजह थी इस वारदात को अंजाम देने की। सोनिया को अस्पताल ले जाया गया। ये मंजर जो मैंने आपको बताया, उसे सुनकर शायद आपको झटका लगे, तो सोचिए देखने वालों की रूह तो कांप गई होगी। नहीं कांपी होगी तो सिर्फ उस शख्स की जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। सोनिया की सांसें इसलिए नहीं चल रही थी कि मारने वाला चूक गया था, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि मारने वाले का हुनर काबिले तारीफ था। चोट उतनी गहरी थी जिससे सोनिया बेहोश हो जाए, लेकिन इतनी गहरी नहीं कि उसकी जान चली जाए। सोनिया का बचना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक प्लान का हिस्सा था। प्लान बनाने की शुरुआत सोनिया ने ही की थी। भाई और पिता के घर से खाली हाथ लौटना सोनिया को फांस की तरह चुभ रहा था। उस दिन सुनील की कही बातें सोनिया ने अपने ईगो पर ले ली। जब ऐसा होता है तो इंसान छोटी से छोटी चीज को भी गलत मान लेता है। सोनिया के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। सोनिया मन ही मन मान चुकी थी कि उसके पिता, उसका भाई और उसका परिवार उसके खिलाफ है। उसका मानना था पिता के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने की ये सजा उसे दी जा रही है।
सोनिया ने छोटे से छोटे मजाक का गलत मतलब निकालना शुरू कर दिया और भाई की मजाक मजाक में बोली हुई बातें सोनिया के अंदर जहर घोल गई और घाव कर गई। ये अक्सर हमारे साथ भी होता है जब हम लोग गलतफहमियां दूर करने की बजाय रिश्तों को तोड़ने में सहूलियत महसूस करते हैं। रिश्ता तोड़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी से नफरत करने के लिए। हिम्मत की ज़रूरत होती है रिश्तों को बनाए रखने के लिए। सोनिया पुनिया गर्म दिमाग की थी, अमीर बाप के गुस्से वाली बेटी जो अपनी बचपन से ही अपनी बातें जिद के दम पर मनवा लिया करती थी। आज उस बेटी की जिद को ठुकराया गया था। अब वो चुप बैठने वाली नहीं थी। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई ये कहने की या ये करने की। इस कहानी की डिटेल आगे सुनकर आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आएगा कि सोनिया ने ये सब करने की ज़रूरत की तो की कैसे। ज़रूरत, इस ज़रूरत को जन्म देती है ज़रूरतें। सोनिया ने मन ही मन में ठान लिया था कि उसे अपना सम्मान वापस पाना है और सम्मान पाने के लिए ज़रूरत है पैसों की, और इस ज़रूरत को जन्म दिया इस ज़रूरत ने। इसे ज़रूरत कहें या दुस्साहस, इस दुस्साहस को सोनिया ने किया। अब वो अपने परिवार से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगी। किस किस से बदला लेना है, कैसे कैसे बदला लेना है, ये सब कुछ वो सोचने लगी। ये सब कुछ होगा तो कैसे होगा, कब होगा। सोनिया की रातों की नींद उड़ी हुई थी। दिन रात सोते जागते उठते बैठते हर वक्त सोनिया के दिमाग में सिर्फ बदला लेने की बात चलती रहती, और ये काम करने के लिए सोनिया को ज़रूरत थी एक साथी की। उसने अपने मन का हाल अपने पति संजीव को बताया और सोनिया की बातें सुनकर संजीव दंग रह गया और वो सोचने लगा ये कैसे इंसान से उसने शादी कर ली है, ये किस तरह का इंसान है जो उसका जीवन साथी बन चुका है। संजीव घबराया हुआ था, पर सोनिया के जुनून और परिवार से बदला लेने की साजिश में शामिल होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उसे। इसके अलावा एक वजह और थी जो संजीव को प्लान में शामिल होने के लिए खींच रही थी। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो वजह थी पैसा, लालच। रेलूराम पुनिया की बेशुमार दौलत ने संजीव को आने वाले समय की एक ऐसी तस्वीर दिखाई कि वो अपने आप को रोक ही नहीं सका। बहुत सोचने के बाद सोनिया की नज़र पड़ी 23 अगस्त को। 23 अगस्त को बहन प्रियंका का जन्मदिन था। ये तारीख सोनिया के प्लान के लिए एकदम परफेक्ट थी, लेकिन दिक्कत एक थी कि प्रियंका घर से दूर हॉस्टल में थी, लेकिन सोनिया के प्लान के मुताबिक प्रियंका का घर पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। सोनिया और संजीव 23 अगस्त की सुबह प्रियंका के हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ बहाना करके उसे अपने साथ ले आए। फिर शुरू हुआ सोनिया का प्लान का अगला स्टेप। सोनिया ने एक बहुत बढ़िया दावत का इंतज़ाम किया और घर वालों से कहा कि प्रियंका के जन्मदिन के साथ साथ आपस में हुए मनमुटाव को वो ख़त्म करना चाहती है। परिवार में सब लोग खुश हो गए। एक बार फिर से लिटानी का फार्म हाउस चहक उठा। तैयारियां कुछ इस तरह की थी जैसे मानो किसी की शादी हो। सोनिया की स्पेशल रिक्वेस्ट पर लाउड म्यूजिक का इंतज़ाम किया गया। इन सब चीज़ों के बीच सोनिया ने अपने बेटे को अपने ससुराल दिल्ली में ही छोड़ दिया, और संजीव इस बात से वाकिफ था कि आखिर वो दोनों अपने बेटे को साथ लेकर क्यों नहीं आए। शाम को पार्टी शुरू हुई। फिर से घर में वही मौज मस्ती लौट आई। रेलूराम पुनिया को लगा कि उनका परिवार फिर से एक हो गया है। बहन भाई के बीच के फासले दूर हो गए हैं। भगवान एक बार फिर उन पर मेहरबान हो गया है। लेकिन ये खुशहाली चंद घंटों की मेहमान थी। रात होते होते सब लोग थक गए। सोनिया ने बड़ी चालाकी से खीर में नींद की दवा मिला दी, और संजीव और सोनिया के अलावा घर के हर सदस्य ने वे खीर खुशी के मौके पर हर करवाहट को मिटाने के लिए वह मीठी खीर खाई, इस बात से बेखबर होकर कि उस मिठास में जहर छुपा है, ईर्ष्या, लालच, गुस्से और बदले का जहर। लाउड म्यूजिक अभी बज रहा था, लेकिन घर के अंदर शांति हो चुकी थी। सोनिया और संजीव के अलावा सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। मौका मिलते ही संजीव और सोनिया ने डिस्कशन शुरू कर दिया। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो सबको नींद में ही
अपनी गन से शूट करते। संजीव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। संजीव घबरा गया और उसने बहाना बनाया कि गन में सिर्फ 6 गोलियां हैं और परिवार के मेंबर 7। 6 लोगों को मारने के बाद भी एक शख्स बच जाता जो प्रॉपर्टी का वारिस होता। सोनिया किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी और फिर सोनिया और संजीव के बीच में बहस होने लगी। इस बीच सोनिया घर के बेसमेंट से एक लोहे की रॉड निकाल लाई। ताइक्वांडो की पुरानी खिलाड़ी सोनिया शरीर से बेहद मजबूत थी। उसने बड़ी आसानी से रॉड उठाई और अपने पिता रेलूराम पुनिया के कमरे में चली गई। संजीव भी पीछे पीछे कमरे में घुसा। रेलूराम जी वो पिता थे जिन्होंने सोनिया पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। आज वही बेटी अपने पिता की जान लेने आई थी। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो रेलूराम पुनिया के सर पर इस रॉड से वार करे। तेज म्यूजिक की वजह से अगर रेलूराम चिल्लाते भी तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। संजीव के मन में झिझक पैदा हुई, या शायद संजीव के मन में कहीं न कहीं इंसानियत का एक अंश बाकी था। वह थोड़ा झिझक गया और उसे झिझकता देख सोनिया ने उसके हाथ से रॉड छीन ली और एक झटके में सोनिया ने अपने पिता के सर पर 3 जोरदार वार किए। उस लोहे की रॉड से रेलूराम जी का कुर्ता और बिस्तर खून से भीग गया। ये देख संजीव का दिल दहल गया। सोनिया के चेहरे पर एक अजीब सी हवस और एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। इसके बाद सोनिया ने तकिया लेकर अपने पास में लेटी हुई माँ के मुंह पर वो तकिया रखा और लगभग 3 मिनट तक उनका दम घोट दिया। सोनिया ने देखा कि उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ चुका है। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो अब उसकी माँ के सर पर रॉड मारते। कांपते हुए हाथों से सोनिया की उकसाती हुई बातों के बीच पीछे बजते लाउड म्यूजिक और पैसों की हवस के चलते संजीव ने भारी मन से रॉड उठाई और अपनी सास के सर पे जोरदार वार किया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पानी का नल खुला छोड़ दिया हो। ये देखकर सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जैसे उसने एक मंजिल की ओर जाने के लिए एक अहम पड़ाव पार कर लिया हो। इसके बाद संजीव और सोनिया सुनील पुनिया के कमरे में दाखिल हुए, यानी बड़े भाई के कमरे में। इस वक्त संजीव के सर पर भी खून और जुनून सवार हो चुका था। उसने पलक झपकते ही सुनील के सर पर 4 खतरनाक वार किए। सुनील इतनी गहरी नींद में था कि उसके मुंह से आह तक नहीं निकल पाई। संजीव ने फिर ये हाल सुनील की पत्नी शकुंतला का भी किया। रॉड के एक जोरदार वार से उसका भी सर फोड़ दिया। खून से पूरा बिस्तर भीग गया। बच्चों को मारना सोनिया के लिए और भी ज्यादा आसान था। सोनिया और संजीव ने रॉड उठाई। सुनील ने मासूम बच्चों को हमेशा के लिए सुला दिया। 3 महीने की उस मासूम बच्ची को मारते वक्त क्या सोनिया और सुनील के हाथ नहीं कांपे होंगे? ये वही बच्चे थे जो सोनिया को बुआ बोलते थे, जिन्होंने अपने नन्हे हाथों से सोनिया को कभी छुआ होगा, जिनके लिए सोनिया कभी खिलौने लाया करती होगी। ये वही बच्चे थे जिनके बुखार होने पर सोनिया को भी कभी बुरा लगा होगा। आखिर कैसे सोनिया ने उन बच्चों को अपने हाथों से मार दिया? रिपोर्ट्स बताती हैं कि बच्चों पर भी कई बार रॉड से वार किया गया। 4 साल, 2 साल, 3 महीने के मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक सही से बोलना भी नहीं सीखा था, जिन्होंने कुछ देखा नहीं था, उनको भी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। अब बारी आती है छोटी बहन प्रियंका की, जिसका जन्मदिन मनाने के लिए सोनिया उसे हॉस्टल से घर लाई थी। प्रियंका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सोनिया उसका जन्मदिन नहीं बल्कि उसका तारुफ यमराज से कराने के लिए घर लेकर जा रही है। देखते ही देखते प्रियंका का भी वही हश्र हुआ जो पूरे परिवार का हुआ था। बाद सोनिया ने बड़ी चालाकी से संजीव से कहा कि वह उस पर वार करे और वहां से चुपचाप चला जाए। संजीव ने भी ऐसा ही किया। घर में म्यूजिक चलाकर सोनिया ने ये इम्प्रेशन दिया कि घर में सब लोग मौजूद हैं और पार्टी अब भी जारी है। संजीव सोनिया के सर पे एक जोरदार वार करता है और खून का एक छोटा सा फुहारा निकलता है। सोनिया बेहोश हो जाती है। संजीव चुपचाप वहां से निकल गया। सुबह जब ड्राइवर रेलूराम पुनिया जी के पोते को स्कूल छोड़ने के लिए आया
तो वह वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गया। आनन फानन में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। ये बात आग की तरह फैल गई। अखबार में खबर थी कि रेलूराम पुनिया और उनके परिवार को किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई और जब सोनिया को होश आया तो पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। सोनिया पर पुलिस को रत्ती भर भी शक नहीं आया। कौन सोच सकता है कि एक बेटी अपने पूरे परिवार के सभी लोगों को खत्म कर दे। पुलिस पूरी तरह अनजान थी कि अपनी इन्वेस्टिगेशन किस तरफ ले जाए। कौन हो सकता है जो रेलूराम पुनिया और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दे। इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरफ बढ़ नहीं रही थी और पुलिस एकदम कंफ्यूज हो चुकी थी। पर जैसा कहते हैं ना, हर मुल्जिम अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। ये गलती सोनिया ने भी करी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को रेलूराम पुनिया जी के घर से एक डायरी मिली और वो डायरी किसी और की नहीं बल्कि सोनिया की ही थी। और कमाल की बात तो ये है कि सोनिया ने अपने मन की सारी भड़ास उसी डायरी में लिखी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को एक लेटर भी मिला जो सोनिया ने संजीव को लिखा था। उस लेटर में संजीव को सोनिया ने कहा था वो पूरे परिवार से बदला लेना चाहती है और उसे रत्ती भर भी गम नहीं होगा कि अगर वो पूरे परिवार को जान से भी मार दे। रेलूराम पुनिया और उनके परिवार की मौत की गुत्थी सुलझ चुकी थी। इस डायरी को पढ़ते ही पुलिस ने सबसे पहले सोनिया को हिरासत में लिया और उसके बाद संजीव को दिल्ली से अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद कुछ ही पल में सोनिया ने अपने गुनाह कबूल करना शुरू कर दिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोनिया और संजीव को 7 लोगों का मर्डर करने के लिए फांसी की सजा सुनाई। लेकिन फिर एक अजीब सी बात हुई। हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस सजा को फिर से फांसी की सजा में तब्दील कर दिया। अंत में उनको फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद की सजा ही मिली। ना जाने क्यों ये फैसला बदला गया। जिस पैसे के लिए सोनिया ने ये पूरा स्वांग रचा, वो पैसा रेलूराम पुनिया के छोटे भाई और उनके बेटों के हाथ में आया। कोर्ट में एक मजबूत केस फाइल हुआ और रेलूराम की अरबों की संपत्ति एक ऐसी झोली में जा गिरी जिसके बारे में सोनिया और संजीव ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। बड़े बड़े राजमहल, पैसा, रुतबा किसी काम का नहीं रहता अगर जलन और ईर्ष्या की भावना इंसान के मन में हो। इतिहास गवाह है, बड़े से बड़े अंपायर्स को जलन की दीमक ने खाकर गिरा दिया, चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस एंड पीस टू ऑल।